and my students, another important topic is very fundamental and basic topics, indifference curve. So when we were discussing the preferences of the consumer, so in which we will see that there are four different basic assumptions, that mean comparability, and in which there are reflexivity, transitivity and monotonicity. अगर कंज्यूमर रैशनल है और वो इन प्रेफरेंसेस को फॉलो करता है तो उसका बिहेवियर रैशनल, वेल रीजनेबल और वेल बिहेव हो सकता है। और अगर हम वो वेल बिहेव डिसीजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें फर्दर डेवलपमेंट ये करनी है कि कंज्यूमर बिहेवियर को मज़ीद कैसे आप और समझें। इट्स नॉट ओनली इनफ डैट कि वो ये हो गया, क्योंकि हमें ये बात का अंदाज़ा है कि एक ही कंज्यूमर अगर दो गुड्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करे तो मुमकिन है कि उसकी यूटिलिटी सेम भी रह सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। ये हमने सारी चीज़ें अजम्पशंस के अंदर देखी थी। लेकिन इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? हमने पहली अजम्पशन जो पढ़ी उसके अंदर हमने ये देखा था कि कंज्यूमर कंपेरेबिलिटी जानता है। कंपेरेबिलिटी के अंदर हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कंज्यूमर ये कह सकता है कि मैं एक कंजम्पशन बंडल को दूसरे पे या तो फ़ौक़ियत दूंगा, या मैं समझता हूँ कि जो एक बंडल है वो दूसरे बंडल से कम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ही और शी कैन से दैट कि आई एम इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू बंडल्स। सो इनडिफरेंट एंड इनडिफरेंस ये सिमिलर टर्म्स हैं। सो दैट्स मीन अगर वो ये कहे कि मैं इन दो गुड्स के दरमियान इनडिफरेंट हूँ, सो दैट्स मीन कि मुझे इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उतनी ही होगी जितनी मुझे इस कंजम्पशन बंडल से मिलेगी। नाउ वी आर सेइंग दैट कि इनडिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर मिला लिया जाए, अगर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली जाए तो बन जाता है इंडिफरेंस कर्व। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? दैट्स मीन ऑल द कॉम्बिनेशन of goods gives the same level of satisfaction to a person, that is called the indifference curve. So that means a curve in which we combine all the consumption bundle which give the same level of satisfaction. अब ये कहने को तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, but the very important question that कि what will be the shape of the indifference curve, and जो shapes हम पढ़ते हैं देखते हैं वो ऐसी क्यों होती है, ये हम उसको दो सवाल कर लेते हैं। अगर किसी ने कोई शेप इंडिफरेंस कर्व की नहीं देखी तो वो ये सवाल करेगा कि इंडिफरेंस कर्व ठीक है, कॉम्बिनेशन होगा ऐसे तमाम यूनिट्स का जो सेम यूटिलिटी देगा, वो किस तरह का होगा। और अगर किसी ने इंडिफरेंस कर्व की शेप बुक्स में या डिफरेंट जगह देखी तो वो बोलेगा भाई वो ऐसी क्यों होती है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सो फॉर दिस पर्पज एक्चुअली वी ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और हम टू गुड केस को ले रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक साइड के ऊपर जो है ना वो वीट है और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास राइस है। और अगर हम ये कहते हैं कि दोनों कॉम्बिनेशन हमारे 1 to 5 तक जा रहे हैं, सो हम इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। सिमिलरली ये उसकी केजीज़ की कंजम्पशन है, और यहाँ पर भी इसको हम 1 2 3 4 5 इस तरह की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अगर ये हमारे पॉइंट्स हैं तो हमारा अगला टास्क ये होगा कि हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करके कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस किस तरह पहले प्लॉट हो रहे हैं। इस ग्राफ पे इसको देखते हैं। सो पहला कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर 2 किलो राइस यूज़ करें और 3 किलो करें तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट यहाँ बनना चाहिए मेरे ख्याल से, फाइन। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट्स मीन इज कंज्यूमिंग द ओनली 1 kg वीट बट दे आर यूजिंग 5 kg राइस, सो ये होगा एक यहाँ पे, फाइन। सो इफ़ अनदर कॉम्बिनेशन इज द सी, उसको हम नाम भी देते रहते हैं साथ साथ विद द डिफरेंट मार्कर, जिससे हमें अंदाज़ा हो कि ये हमारा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है ए, एंड दिस वन इज़ बी,
ओके, हम एक और कंडीशन निकालते हैं। सी है जिसमें 4 यूनिट्स आपके वीट के थे एंड 2 यूनिट्स आपके थे, तो हमें कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है सिलसिला। एंड अनदर पहले सारे पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। 3 हमारे वीट है और 4 दैट्स मीन 3 की स्पीड में अगर ऊपर जाते हैं तो 4 यहाँ पे प्लॉट करते हैं। फाइन, ये कुछ कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं इनको इररिस्पेक्टिवली 4 क्वाड्रेंट में तोड़ दूँ, 4 ब्लॉक्स में मैं अगर इसको ब्रेक कर दूँ, लेट्स सपोज लाइक इन दिस वे, so these basically the 4 portions is showing that our combination is A is the center point, let's suppose. So अगर हम from A to D move करते हैं, so हमें दोनों एक्सिस पे पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रही है। अब ये डाटा था, देखें ये एक डाटा है, एग्जाम्पल है एक कंज्यूमर के बिहेवियर की, और देखें इसको प्लॉट करने के बाद ये हमें कितना अच्छा अजम्पशन को समझने में मदद देगा। हमारी मोनोटोनिसिटी की अजम्पशन क्या थी कि इंक्रीज इन वन गुड बट नॉट लेस इन द अदर गुड। यही हुआ यहाँ पे कि ए टू डी की मूवमेंट में आपने एक्स एक्सिस पे भी मूवमेंट करी पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे मूवमेंट करी पॉजिटिव, यानी आपने अपने वीट को भी बढ़ाया और अपने राइस को बढ़ाया। तो दैट्स मीन बाय द अजम्पशन ऑफ द मोनोटोनिसिटी डी इज प्रेफरेबल टू ए, नंबर 1। नंबर 2, द सेम अजम्पशन ऑफ द मोनोटोनिसिटी दैट्स मीन कि मोनोटोनिक बिहेवियर होगा तो ज़्यादा प्रेफर होगा। अगर हम ई टू ए को देखें तो ई टू ए के अंदर भी दोनों साइड पे जब पॉजिटिव मूवमेंट होगी तो ही ए मिलेगा। सो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में रहने वाले तमाम पॉइंट आपको वो मिलेंगे जो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे, और इस क्वाड्रेंट में मिलने वाले तमाम पॉइंट वो पॉइंट होंगे जो कि आपको इससे लेस प्रेफरेबल होंगे। तो दिस इज द मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 1, E is less preferable to A and A is less preferable to D। ये तो हमने मोनोटोनिसिटी से समझ लिया और हमें ग्राफ ने भी शो कर दिया। What is the other thing is that? Other thing is that the other points are B, C and F। हम उनके बारे में फैसला नहीं कर पा रहे अभी कि हमारी जो assumptions है उसमें रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और मोनोटोनिसिटी ने इन 2 पॉइंट्स के बारे में तो बिल्कुल कैटेगोरिकली फैसला कर दिया बिकॉज कि मोर प्रेफर टू लेस। तो ये हमारी अजम्पशन में इन 3 पॉइंट्स से हमें फैसला मिल जाता है। सो अगर हम ये कहें कि एक कंज्यूमर को एक सर्टेन लेवल की यूटिलिटी मिल रही थी 2 किलो वीट इस्तेमाल करके और 3 किलो राइस इस्तेमाल करके, किसी भी वजह से उसकी, अभी हम वजूहात भी जानते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स में लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से उसकी वीट में कमी वाक़ई हुई और वो 2 किलो से 1 किलो में चला गया लेकिन उसकी राइस में इजाफा कर दिया गया, तो हमें लगता है कि उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो गई है। इसका मतलब ए और बी में अभी फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि उसने अगर कोई एक चीज़ कम की है तो दूसरी चीज़ उसकी बढ़ी भी है। दैट्स मीन कि एक चीज़ में कमी वाक़ई करके उसको दूसरी गुड में कंपनसेट किया गया है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं सी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद इस पर हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। इसी तरह से ए पॉइंट के मुकाबले में उसकी राइस की कंजम्पशन को रिड्यूस किया गया है, 3 किलो से 2 किलो पे लाया गया अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन सी, लेकिन उसको वीट में कंपनसेट करके 2 kg से 4 kg पे लाया गया है। सो अगर उसकी एक गुड में कमी वाक़ई की है और दूसरी गुड से उसको इंक्रीज़ किया गया है,
So basically that is showing that by reducing the one good, but it is the marginal compensated by the other good for what? To the consumer keep on the same utility level. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, सो हमें एक यूटिलिटी लेवल U मिल जाएगा, U1 कह लें इसे आप, और हम ये कह रहे होंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ सेम यूटिलिटी ले रहा है. ये जो कंपनसेशन थी बेसिकली दैट इज़ वाई बिकॉज टू keep the consumer on the same utility level. So that is the behavior, this is the shape of the indifference curve, जिसको हमें जानने में मिली कि ये बेसिकली इस शेप का क्यों होता है. इन शेप्स के स्पेसिफिक नाम है. डिमिनिशिंग स्लोप होता है इसका, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, डिमिनिशिंग होगा. सो इसको हम आगे बात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को जानने में मदद मिली कि इंडिफरेंस कर्व वेरी सिंपल, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो अब ये कॉम्बिनेशन बने आपके पास C, A और B कि जो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे. जब आप उन कर्व्स को ज्वाइन करेंगे तो वो आपका U1 बनेगा. दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट बात यह आई कि हमने ये भी जाना कि ये कर्व आपकी उन अजम्पशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने बेसिक अजम्पशन में पढ़ी थी कि ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट के अपने पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं कर रहा, बल्कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहे हैं उनको ज्वाइन कर रहा है. और यही वजह है कि इसका जो स्लोप है इंटरफेरेंस कर्व का वो नेगेटिव होता है. एक और बात को यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट F अभी भी हमारे पास है, क्योंकि E और D का हम फैसला कर चुके हैं कि वो D इज़ अ मोर प्रेफरेबल, E इज़ अ लेस प्रेफरेबल. B, A और C all are on the same utility curve, that's mean they are giving the same utility. But what about the F? F का मतलब ये है कि F जो है it is quite possible कि वो E से ज़्यादा preferable हो. Again monotonicity increasing in the one good but not less in the other good. So वीट में आप कोई कमी वाक़ई नहीं कर रहे और राइस की सिर्फ आपने क्वांटिटी 2 to 4 करी है, तो मोनोटोनिसिटी के मुताबिक तो ये प्रेफरेबल होगा. बट it is not necessary that कि ये same level satisfaction दे. In the A, F is below the U1. If it is below the U1, so we can categorically say that कि this is giving the less utility to the all the points which are above than this utility curve. That means F से above आपके B भी है, A भी है, C भी है, ये it is on the above utility curve. सो ये लेस प्रेफर्ड होगा इन 3 पॉइंट से और इससे आने वाले आगे तमाम पॉइंट से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द मोनोटोनिसिटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी की बुनियाद पे रखते हुए हमने इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व किया और हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व किस तरह से ड्रॉ हो सकता है. एंड देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द इंडिफरेंस मैप. अगर इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर जो ये वाला क्वाड्रेंट है और अगर हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए मूव करें तो हम एक हायर यूटिलिटी लेवल पे पहुंच जाएंगे. तो इंडिफरेंस मैप बेसिकली क्या होता है कि अगर हम 2 गुड्स के दरमियान मूवमेंट कर रहे हैं सो और हमारा यूटिलिटी कर्व ये बन रहा है, तो हर वो कर्व जो इससे आगे बनेगा वो एक हायर यूटिलिटी पे होगा. जैसे U1, U2, U3 ये तमाम एक हायर सेटिस्फेक्शन लेवल है. ठीक है. सो ये ऑल द कॉन्वेक्स कर्व्स जो बनेंगे वो हम देखेंगे कि ये हमारे एक हायर, तो ये दिस इज कॉल्ड द इंडिफरेंस मैप. अब एक और कॉन्सेप्ट जो इंडिफरेंस कर्व में आता है वो बड़ा कॉमनली यूज होता है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट. मीन इंटरसेक्शन जो है वो उसके दरमियान नहीं हो सकती. अब वो कैसे, मतलब जैसे अगर ये 2 गुड केस है x और y का, सो अगर इसमें एक इंडिफरेंस कर्व ये बनता है और एक इंडिफरेंस कर्व ये बन जाए,
आप समझिएगा। तो ये U1 है, जो U1 है वो सेटिस्फेक्शन लेवल कम है और U2 ज़्यादा है। अब समझने की कोशिश करें। इसका जो ये पॉइंट है, लेट्स सपोज हम उसको एज्यूम कर लेते हैं X, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं Y, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं Z। सो ये बेसिकली याद रखिएगा कि ये कंजम्पशन बंडल्स हैं, यानी कि इनमें कोई ना कोई क्वांटिटी X और Y दोनों की शामिल होकर ये बन रहा है, जैसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया और यहाँ से टेबल से हमने फिगर ली। सो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, हम ये कहते हैं कि ऑन द कर्व जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऑन द कर्व जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, they give the same level of satisfaction. So that's mean AX and Z are on the same curve. Fine. So that's mean X is indifferent to Z, and similarly X is indifferent to Y. So what is the transitivity? If the X is indifferent to Z, X indifferent to Y, so it is must that the Z indifferent to Y. So अगर हम ये कहें कि X Z के दरमियान indifferent है, या I and D से शो कर रहा हूँ, और Y indifferent है X से, so that's mean अगर ये इन दोनों से डिफरेंट है तो ये Y और Z भी indifferent होने चाहिए आपस में, लेकिन ये नहीं है, because Z lies on an other indifference curve and Y lies on the below indifference curve. और हमारा ये कहना है कि जो भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व से बिलो होते हैं उनकी यूटिलिटी लेवल कम होता है, बजाय इसके कि जो पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पे हों या उससे आगे हों। सो इंटरसेक्शन से हमारी जो बेसिक अजम्पशन है मोनोटोनिसिटी की वो भी वायलेट हो रही है कि दिस पॉइंट इज मोर प्रेफरेबल, दिस पॉइंट इज मोर प्रेफरेबल देन दिस, बट इंडस रेफरेंस का इंटरसेक्शन उसे कह रहा है कि नहीं वो एक है, तो बेसिकली ये मोनोटोनिसिटी यहाँ वायलेट हो गई। सो इंटरसेक्शन आपकी मोनोटोनिसिटी को भी वायलेट कर देता है, और ट्रांजिटिविटी जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि भाई मुझे रैंकिंग करना आती है, अगर मैं रैंकिंग करने की बात करता हूँ तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी बराबर होना, तो वो बराबर नहीं हो रहा, बिकॉज कि वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे फॉल कर रहे हैं। वेरी सिंपल, वी जस्ट कंक्लूड अवर लेक्चर, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड वी प्लॉटेड एंड वी ऑब्जर्व दैट in this quadrant and in this quadrant we will find the more or less, and all the combinations will fall on the same curve that will give the same level of satisfaction. This is called the indifference curve. So thank you very much for listening, for watching our lecture, and please subscribe our channel for more videos.